Hello students, welcome to my channel Saying Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. So in this video, I am bringing you the new chapter current electricity और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर में। जैसे कि हमारे पास में करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, उसके अलावा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। सो बेसिकली ये आज हमारा जो पहला पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है। तो इसका मतलब ये बेसिक है, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और बस आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोई भी डिले करे बिना। चल, सो व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में हमारे चार्जेस के फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट है, और चार्जेस अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे तो सीधी सी बात है कि भाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर उसके बारे में है। अब पहला चैप्टर जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था उसमें चार्जेस एक जगह पे स्टेबल थे, रुके हुए थे, लेकिन यहाँ पे चार्जेस का फ्लो पढ़ेंगे, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, यहाँ पे करंट कैसे बनता है, करंट डेंसिटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास में आ रही है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड द करंट। जैसे कि मेरे पास में ये एक वायर है, ठीक है, ये वायर इतना ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एवरीवन नोज अबाउट द क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। एक्चुअल में जब मैं इसको कट कर दूं तो कट करने के बाद में दो मुझे फेसेस दिखेंगे, वो जो फेसेस होंगे वही हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारे पास में कंडक्टर है, इसका जो ये एरिया है ना, ये दिस इज नोन एज द क्रॉस सेक्शन एरिया। सो पर्टिकुलर गिवन टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होने वाले चार्जेस के जो नंबर्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। सिंपल सा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम एक एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसको है ना इंस्टेंटेनियस में भी फाइंड किया जा सकता है। आई इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी। लिमिट टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, टाइम बहुत बारीक सा है, टाइम यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है लेकिन टाइम जीरो की तरफ बढ़ रहा है उस लिमिट में, मतलब इंस्टेंट पे। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हमारा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये हमारे चार्ज का फॉर्मूलाज हो गए 1 2 3। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इस वजह से इसको इस वेक्टर अलजेब्रा से हटा के इसको स्केलर में रखा गया है। सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। वैसे तो अगर इसकी एसआई यूनिट देखी जाए तो ये ऐसी होगी, क्यू देखो, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, कूलम। टाइम क्या होता है, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। बट कूलम पर सेकेंड को एक स्पेशली पर्टिकुलर नेम दे रखा है जो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1 हो, सोचो यहाँ पे 1 हो और टाइम की वैल्यू भी 1 हो, मतलब 1 सेकेंड, तो 1 अपन 1 तो 1 ही हो गया, और कूलम अप सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। सो एक एम्पियर की डेफिनेशन वो होती है जब उसके अंदर से पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, देखो 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स द फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एक पूरे कंडक्टर में से एक सेकेंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 1 कूलम। एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में अगर फ्लो होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। अब चाहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उस तरफ हम कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन रखेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाता है। मतलब मैं इसको समझाता हूं, 1 मिनट। अगर मेरे पास में कोई सर्किट है, ये मेरा कंडक्टर है और इस सर्किट को मैंने बनाया है,
तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो कन्वेंशनल करंट तो इधर जाएगा, पॉजिटिव टू करंट एरो बना है ना, देखो पॉजिटिव से कहाँ निकल रहा है, इधर जाके फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, और कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट। तो मेरे इलेक्ट्रॉन भैया किधर जाएंगे, इधर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन विल अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट। तो आई और ई का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा सबको। चलो, कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन से मैंने लिखा है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, और रेड से मैंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यह हर टर्मिनल के लिए, हर तरह के सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये वाला डायरेक्शन बदल जाए, ठीक है। आगे हमारे पास में आता है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं, इनको वैसे चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। करंट कैरियर्स वो होते हैं जो करंट को फ्लो करवाते हैं किसी सर्किट में। ये 3 तरह के हो सकते हैं अपने पास में, और चौथा भी ले सकते हैं हम, सेमीकंडक्टर को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो। सबसे पहले सॉलिड्स, देखो पहले तो मैं तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ। द चार्ज पार्टिकल हुज फ्लो इज डिफाइनेड डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पार्टिकल्स का पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो जो होता है, उसी की वजह से करंट क्या होता है यहाँ पे क्रिएट होता है, आर कॉल्ड द करंट कैरियर्स। ऐसे कैरियर्स जो किसी पर्टिकुलर सर्किट में करंट को फ्लो करवाते हैं, करंट को जनरेट करवाते हैं, उन्हें ही हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन से वो मूव होंगे तभी तो करंट होगा, प्रोटॉन से, आयन से, और ये सब चीज़ें जो है मूव करेगी तो ऑटोमेटिक करंट फ्लो होना शुरू होगा। सॉलिड्स में जो होता है करंट कैरियर्स, वो कौन करवाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं सॉलिड्स में। लिक्विड में छोटी क्लासेस में या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लिक्विड में 2 तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। एग्जाम्पल के लिए वाटर को ही ले लो, वाटर को अगर ब्रेक करो तो H+ आयन और OH- आयन होता है। तो लिक्विड में ना आयंस होते हैं, तो कंडक्टर्स में सॉलिड्स में क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करवाते हैं। गैसेस में भी सेम, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स में जो होते हैं वो होल्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स एक्चुअल में पॉजिटिव प्लेसेस होता है, हम इसको सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ लो कि सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे पास में कैरियर्स होते हैं वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिक्विड में आयंस होते हैं, और गैसेस में भी आयंस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में जो थे ये चार्ज कैरियर्स है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक्स है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये एक्चुअल में करंट की डेफिनेशन से ही आता है। अगर मेरे पास में पर्टिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो हमारी करंट डेंसिटी होगी। अगर मेरे पास में इतना सा एरिया दे रखा है, चलो मेरा पेन ले लेता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अभी सबको दिख रहा है बहुत कम है क्योंकि ये बहुत पतला और बहुत थिन है, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट को फ्लो करूँ, करंट पर यूनिट एरिया I/A, जितना भी एरिया इस पर यूनिट एरिया में से मतलब कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। बात समझ में आई? देखो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। करंट डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेजर होता है फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में से क्रॉस होने वाला करंट को क्या बोलेंगे हम, करंट डेंसिटी बोलेंगे हम। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन और इसके पास में मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड कैसे होता है बताता हूँ। मैग्नीट्यूड तो ये है कि भाई ये कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट है, तो वैल्यू बता रहा है कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। और डायरेक्शन भी होता है, जिस तरफ एरिया होगा, एरिया के अपोजिट होगा, किधर ना किधर तो इसका डायरेक्शन रहता है जिस तरफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। दैट्स वाई क्या होगा यहाँ पे, ये अपना वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा J = I/A। J से रिप्रेजेंट करते हैं करंट I से, पर यूनिट एरिया से क्रॉस हो रहा है इसलिए J = I/A। अब I की वैल्यू तो तुम्हें पता है, एम्पियर होती है यूनिट, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बन जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसका हो जाएगा एम्पियर पर, सॉरी डायमेंशन हो जाएगा AL-2। A एम्पियर है, L लेंथ है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे डायरेक्शंस कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे देखो पहला वाला केस और यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड केस। पहले केस में हमारे करंट डेंसिटी एरिया
और हमारा जो करंट डेंसिटी जे है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि जे भी इधर जा रहा है, एरिया भी इधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो उधर ही अपोजिट ही रहेगा करंट के। तो ये हमारा फर्स्ट केस। सेकंड वाले में देखो, अगर मेरा करंट डेंसिटी तो सीधा है, लेकिन मेरा एरिया सेक्शन, एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्शन इधर है, तो ये एंगल बन जाएगा इन दोनों के बीच में। एंगल कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे थीटा बन रहा है हमारे। आया समझ में सबको? ये हमारे करंट डेंसिटी के लिए डायरेक्शंस है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला, J इज इक्वल टू आई बाई ए। आई को वहीं पे रखो, आई एक्चुअल में है ना वेक्टर क्वांटिटी में नहीं होता है। तुम बोलोगे कि सर एक्चुअल में करंट का भी डायरेक्शन है, करंट की भी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में बेटा जी ये होता है कि उसका वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास में है, उनको ये बेचारा फॉलो नहीं कर पाता है, इस वजह से है ना इसको नहीं रखा गया है। बट जे तो कर लेता है, तो जे को रखा गया। तो J इज इक्वल टू आई बाई ए, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए। तो ए जो होगा J से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा? I इज इक्वल टू जे डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट लगा है बीच में, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा तो हमें मिलेगा जे ए कॉस थीटा, ठीक है, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। सो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री दे रखा है, जैसा कि फर्स्ट केस में दे रखा है, ए और जे दोनों बराबर ये जा रहे हैं, तो कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमको है ना करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन हमारा एरिया वेक्टर इधर हो और करंट डेंसिटी इधर हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो कॉस 90 विल बी 0, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। आई इज इक्वल टू जे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 90 है यहाँ पे। आगे बढ़े, इसका इंटीग्रेशन करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट नॉर्मल टू द करंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉर्मल नहीं है करंट के साथ में। नॉर्मल का मतलब ये इस तरह का एंगल नहीं बना है, करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों एक दूसरे के नॉर्मल नहीं है। देन मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर कुछ करंट बना रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे करंट की वैल्यू स्मॉल ली है, एरिया की वैल्यू भी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आई इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जे डॉट डी ए। अब पूरा चाहिए मुझे जे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में यह फॉर्मूला आ गया पूरा। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ध्यान रखना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पक्का बेटा जी। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे हम, यहाँ पे आएगा ये कंडक्टिविटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिग्मा आ गया कंडक्टिविटी, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके हमेशा इक्वल आएगा? करंट डेंसिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। रो यहाँ पे अगर आप चाहो तो है ना रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन रो होती है, तो सिग्मा को यहाँ पे पुट कर दो तो ई अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी आ जाएगी यहाँ पे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड क्या होती है? जैसे कि एक कंडक्टर है, अज्यूम करो आप एक रूम में बैठे हो, रूम आपका पूरा का पूरा कंडक्टर है, उस रूम के अंदर 100-200 बदमाश बच्चे बहुत सारे, ठीक है, और वो सबके सब मस्ती कर रहे हैं। तो इधर उधर दौड़ते दौड़ते सब लोग एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, सब लोग एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब मस्तियाँ कर रहे हैं। तो इसी तरह से चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से मूव होते हैं। अब देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सीधा डायरेक्शन में तो जाने से रहा, पता नहीं वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होगा वो रैंडम होगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर रैंडम है, तो सीधी सी बात है ना कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में हज़ारों बार हज़ारों इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो भी पर्टिकुलर छोटे से टाइम इंटरवल में। सो विद द कोलाइजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पे उसकी एक एवरेज स्पीड मिलेगी। हज़ारों स्पीड्स काउंट नहीं कर सकते तुम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ही बहुत सारे हैं। तो हम एक पर्टिकुलर स्पीड को काउंट करते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर स्पीड इज नोन एज द थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मल स्पीड। कंडक्टर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। ड्यू टू द रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस। पॉजिटिव मेटल आयंस, प्रोटॉन्स और बाकी सब चीज़ें भी होगी, उनसे भी ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, और बार बार इनका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। कोलाइजन्स की वजह से डायरेक्शन बार बार क्या होगा, चेंज होगा। थर्मल वेलोसिटीज आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। थर्मल वेलोसिटीज हर डायरेक्शन में हो सकती है, किधर भी जा सकती है। अगर मैं इंडिविजुअली सबकी है ना एक एक वेलोसिटी मान लूँ, u1, u2 और u3, u4 डैश डैश un, इतनी सारी रैंडम वेलोसिटीज मान लूँ, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और इनका टोटल नंबर्स क्या है, n है। ये क्या है, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल N। सो फ्री इलेक्ट्रॉन कैपिटल N हो गया, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ n। एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 रहेगी, क्योंकि इन सब का एवरेज जो है वो अंदर अंदर ही क्या रहेगा, 0 रहेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं आएगी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज थर्मल स्पीड नॉन जीरो हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी 0 रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। एवरेज वेलोसिटी बोला था मैंने अभी 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड जो होगी वो कुछ ना कुछ आएगी, नॉन जीरो नहीं हो सकती। वहाँ डिस्टेंस लोगे तुम, फिर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, और अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो तुम मुझसे है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक नए कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने रैंडम मोशन बताया था। अगर तुम्हारे पास में रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देना है, तो क्या करोगे, ऊपर से एक टर्मिनल ऐड कर दो, ऊपर प्लस माइनस ऐड कर दो, वोल्टेज लगा लो, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे प्लस की तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन बन जाएगा मोशन करने का। सो एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव की तरफ। क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और जाएंगे किधर, पॉजिटिव की तरफ। पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। So the drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted toward the positive terminal। एक पर्टिकुलर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटी होती है। इसका ऑर्डर है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। थर्मल स्पीड की थोड़ी ज़्यादा होती है, 10⁻⁵। देखो यार, 10⁻⁵ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 10⁻⁻⁴। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कम रहेगी एज कम्पेयर टू दी थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड के, एवरेज थर्मल वेलोसिटी के, ठीक है। जैसा आप सर्किट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल लगाया गया है, प्लस माइनस का वोल्टेज दी गई है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, और इलेक्ट्रॉन भैया किधर आ रहे हैं, इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर आ रही है, वो भी इसी तरफ आ रही है, पॉजिटिव की साइड में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से डिनोट करते हैं, सफिक्स में लगाना है Vd, इसके साथ साथ में मत लगा देना V और ये D, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। रेडी, चलो। किसी दिए हुए टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मोशन इक्वेशन फर्स्ट वाली ले लेते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस a1 एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका, और टाउ क्या हो जाएगा उसका, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, ठीक है। सक्सेसिव कोलिजन के बीच का यहाँ पे टाइम हो गया हमारे पास में। तो u1 इज इक्वल टू थर्मल वेलोसिटी, और at1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो उसको चाहिए होती है। तुमको अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो तुम इसको सीधा उसी से समझ लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू जो है इलेक्ट्रॉन की इनिशियल फाइनल है, u इनिशियल है, और a एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का, और टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की टाइम पीरियड है। यहाँ से ऐसे करते करते, रैंडम करते करते बहुत से इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज आ जाएगी। v2 इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू,
वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टी एन, ये हमारे पास में सबकी आ गई। क्या आ गई? सबकी वेलोसिटीज आ गई। ठीक है जी। तो v1 v2 v3 इन सब का एवरेज कैसे निकलेगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन सभी को ऐड करके जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम उसको वो लगा देंगे। तो v ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसी तरह से लिखा जाता है क्योंकि सभी की वेलोसिटी फाइनल एक ही डायरेक्शन में है और वो डायरेक्शन क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो वी डी इज इक्वल टू वी1 प्लस वी टू प्लस प्लस डैश 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 प्लस वी एन अपॉन एन। सबकी वैल्यूज को पुट करा है यहाँ पे ये रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, डिनोमिनेटर में कैपिटल एन आ ही रहा है। इन सब में क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में बेटा जी देखो तो u1 u2 u3 से लेकर un तक कॉमन आ ही रहा था। एन डिनोमिनेटर में है तो वो इसके साथ में भी आ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखो एन सी डिनोमिनेटर। ठीक है। प्लस अब इन सब का है ना एक्सेलरेशन कॉमन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होगी दूसरे के लिए भी उतनी होगी, तो एक ही स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे सब लोग। तो ए कॉमन आ गया, सबका रिलैक्सेशन टाइम अपॉन टोटल टाइम ये नीचे लिख दिया हमने। ठीक है। ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी ऑलरेडी। कौन सी वाली? पहली u1 u2, अभी जस्ट ऊपर वाले में निकाली हमने u1 प्लस u2। एवरेज थर्मल वेलोसिटी प्लस ए और सबका रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ये रहा। और मैंने एक बात बताई थी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कैन बी 0। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सीधा लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू ए टी1 टी2 डैश 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 टी एन अपॉन एन। वैसे टॉ है पर टॉ1 टॉ2 बार बार बोलने से बेटर है t1 t2 बोल देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। इसको मैं मान लेता हूं कि एवरेज है। टाइम का क्या है? ये एवरेज हो गया। तो वी डी इज इक्वल टू ए टी आया है। ठीक है। वी डी इज इक्वल टू क्या है? ए डी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से अपने को पता है एफ इजिकल टू एम ए होता है। ये देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ। एफ इजिकल टू एम ए होता है तो ए इजिकल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, चार्ज के लिए क्यू ई होता है। तो फोर्स की जगह पे हम लगा देते हैं क्यू ई। माइनस का साइन लगाया है क्योंकि बता रहा है कि माइनस का साइन किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। एफ इजिकल टू क्यू ई होता है, क्यू क्या है हमारे पास में? माइनस का इलेक्ट्रॉन। तो ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई अपॉन एम। एक्सेलरेशन मेरे पास में ये आ गया। एक्सेलरेशन को उठा के आप यहाँ पे रख सकते हैं, मैंने एरो करके बताया। सो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया सबको समझ में यहाँ तक? यही मेन फॉर्मूला है एक्चुअल में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आती ही यही है, वो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वो रिलेशनशिप है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। ठीक है। ये एक्चुअल में मेन फॉर्मूला है। तो अपन रिलेशनशिप भी देख ही लेते हैं, मेरे मुंह से बात निकली गई तो उसको देख ही लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या रिलेशनशिप है? करंट बढ़ रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है तो करंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो उसके बीच का रिलेशनशिप क्या होगा वो निकाल देते हैं। देखो नंबर डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की स्मॉल एन। मानते हैं कि नंबर डेंसिटी स्मॉल एन है। नंबर डेंसिटी क्या होती है बेटा जी? अब नंबर डेंसिटी का मतलब होता है कितने नंबर्स प्रेजेंट है पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में, पर्टिकुलर गिवन कंडक्टर एरिया में। ठीक है। तो मेरा नंबर डेंसिटी है ये n, बहुत सारे 1000 है तो n इज 1000, 2000 है तो n इज 2000। तो नंबर डेंसिटी ये है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मेरे पास में? कैपिटल ए। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। तो एक पर्टिकुलर कंडक्टर की लेंथ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो मैं समझाता हूं। ठीक है। मेरे पास में n नंबर्स है और मेरे पास में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ये। इसके अंदर n नंबर्स भरे हुए हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। बट पूरे के लिए फाइंड करना है तो मुझे है ना क्या करना पड़ेगा? पूरी लेंथ से भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्योंकि तुम जानते हो ना a इंटू एल वॉल्यूम होता है। तो अगर हम n को वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई कर दे सीधा तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ना। पूरे वॉल्यूम में कितने वो मिल जाएगा ना। तो n मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को L लेता हूं तो। ठीक है। यहां तक आ गया होगा आपको। फिर तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? n
EAL, टोटल चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू NE होता है, सबको पता है Q इज इक्वल टू NE होता है, सॉरी Q इज इक्वल टू NE होता है। अगर मेरा NaL है N की जगह पे, तो मैं रख सकता हूँ NaL, और ये तो E तो ऐसा कैसा आ ही रहा है हमारे पास में, ठीक है, E ऐसा कैसा आ ही रहा है। फिर यहाँ से इसको अगर इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं, और फिर हमारे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। टाइम पीरियड वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, Vd इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, मतलब लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ से निकाला जा सकता है L अपॉन Vd, ठीक है, L अपॉन Vd हो गया। अगर चार्ज क्या आया था, Q इज इक्वल टू NeAL, टाइम पीरियड क्या आया है LVD, तो चार्ज का करंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल Q अपॉन डेल T, ये हो गया NeAL, और डेल T की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन Vd, L से L कट Vd ऊपर आ जाएगा, तो NeAVd। तो वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। I इज इक्वल टू NeAVt, अगर किसी को स्पीड फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, I इज इक्वल टू NeAVt, तो हमारे पास में रिलेशनशिप आ गया है दिस, ठीक है। चलो अब थोड़े दो छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ क्या होता है, अगर देखो मेरे पास में कंडक्टर है, ठीक है, अब ये कंडक्टर है, तो इसके बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करते हुए रैंडम मोशन करेगा। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके बहुत सारे पाथ बन रहे हैं। तो इन सभी पाथ का क्या ले लेते हैं हम, अगर एवरेज ले लेते हैं, तो दिस एवरेज इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। देखो, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एक सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस λ1 मानो, तो दूसरे सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस को λ2 मानो, ऐसे करते करते λn तक हो सकता है, क्योंकि सक्सेसिव कोलिजन बहुत सारे हो सकते हैं। इन सभी सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंसेस का एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो मीन फ्री पाथ होता है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स, लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम इन अ मेटल्स, मेटल में 10 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द टोटल टाइम बिटवीन द टू कोलिजन ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स में लगने वाला टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी राइटेड एज अ रिलैक्सेशन टाइम। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में जब कोलाइड करेंगे तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या होंगे, रुक के फिर अपना पाथ बदलेंगे, जो अपन काउंट नहीं कर सकते, तो वो जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। बट मैथमेटिकली तो ये सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस इज आवर रिलैक्सेशन टाइम। 10⁻⁻14 सेकेंड्स होता है मेटल्स के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से इनका रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इफ़ यू फाउंड द वीडियो very helpful, then please like, share and subscribe my channel, and if you want to download colorful notes जैसा आप देख सकते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, जिसका कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो, एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एवरी शेयर एंड सपोर्ट फ्यूल आवर जर्नी और यूट्यूब। और ये QR स्कैनर है, आप इसको स्कैन कीजिए और आप है ना टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस देन यू कैन आल्सो सपोर्ट बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।